हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 के एनसीईआरटी मैथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैट्रिक्स यानी आव्यूह का अध्ययन करने जा रहे हैं। यह चैप्टर आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से ही 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, उसके पहले आप लोग अगर इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर ले, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। ठीक है, आइए सबसे पहले हम लोग आव्यूह को डिफाइन कर लेते हैं, यानी आव्यूह को परिभाषित कर लेते हैं। अगर हमारे पास कुछ नंबर या कुछ फलन हो और उस फलन को हम लोग आयताकार क्रम के रूप में व्यवस्थित करते, एक आयत के रूप में व्यवस्थित करते, तो उसी को हम लोग आव्यूह बोलते हैं। संख्याओं या फलनों को आयताकार क्रम विन्यास के रूप में व्यवस्थित करना ही क्या कहलाता है? आव्यूह कहलाता है। जैसे हमारे पास कुछ नंबर है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 को जैसे ही हम आयताकार क्रम में व्यवस्थित किए हैं, तो इसी क्रम को ही क्या कहते हैं? आव्यूह बोलते हैं। ठीक है, और जिन नंबर को आयताकार क्रम विन्यास में व्यवस्थित करते हैं, नंबर हो या क्या हो, फलन हो, उसको हम लोग आव्यूह के अवयव बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 6 को हम लोग किस रूप में व्यवस्थित किए हैं? आयत के रूप में व्यवस्थित किए हैं, तो इसी नंबर को ही हम क्या कहेंगे? आव्यूह के अवयव कहेंगे, क्योंकि इसी को हम लोग आयताकार क्रम में व्यवस्थित किए। ठीक है, आयत के रूप में व्यवस्थित किए हैं। ठीक है, यहाँ पर जो क्षैतिज रेखाएं बनाती हैं, जैसे क्षैतिज रेखाएं बना रही है 1 2 3, ठीक है, पहली क्षैतिज रेखा है, दूसरा 4 5 6, यानी जो क्षैतिज रेखाएं होती है उसको पंक्ति या रो कहते हैं। जो क्षैतिज रेखाएं होती है उसे हम पंक्ति या स्तंभ करते हैं। यहाँ पर 2 क्षैतिज रेखाएं हैं, एक है 1 2 3 और दूसरा है 4 5 6। ठीक है, तो इसमें पंक्ति कितना है? 2 है। ठीक है, पहला पंक्ति और दूसरा पंक्ति। ठीक है, और जो लंबवत रेखाएं होती है, जैसे 1 4 2 5 3 6, जो लंबवत रेखाएं होती है उसको स्तंभ या कॉलम बोलते हैं। पंक्ति में जो लंबवत रेखाएं होती है, जैसे 1 4 2 5 3 6, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्तंभ बोलते हैं। इसको सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, आगे तो यहाँ पर स्तंभ कितना हो गया? 1 2 3 स्तंभ हो गया। अब देख लेते हैं आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि। ठीक है, आर्डर बोलते हैं इसको, आर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यहां पर पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या के गुणनफल को ही हम क्या कहते हैं? आव्यूह की कोटि करते हैं। पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या के गुणनफल को ही हम क्या करते हैं? कोटि करते हैं। तो कोटि बराबर हो गया पंक्तियों की संख्या गुणित स्तंभों की संख्या। ठीक है, अगर इस आव्यूह का हमको कोटि लिखना है तो क्या पता होना चाहिए कि पंक्ति कितना है? तो पंक्ति कितना है? 1 2 पंक्ति है, तो हो गया 2 गुणे स्तंभ कितना है? 1 2 3, स्तंभ हो गया 3। ठीक है, अगर पूछ ले आव्यूह में अवयवों की संख्या कितना है, तो जो कोटि प्राप्त करते हैं, यानी पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या का हम गुणनफल कर लेते हैं। अगर गुणन के रूप में लिखा गया है तो कोटि है, और इसका हम गुणनफल कर लेंगे तो वह क्या हो जाएगा? आव्यूह की अवयवों की संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया अवयवों की संख्या बराबर, इसका हम गुणनफल प्राप्त कर लेंगे, तो 3 गुणे 2 गुणे 3, 3 दूना क्या? 6। ठीक है,
तो यहाँ पर हो गया अवयव संख्या 6 हो गया, ठीक है। यहाँ पर जो अवयव 2 है, इसको ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर दो, जो अवयव 1 है, 2 नहीं सॉरी 1 है, यह किस में है, पहला पंक्ति में है और दूसरा स्तंभ है। यहाँ पर जो 1 लिखा गया है, यह पहला पंक्ति में है, दूसरा स्तंभ में है। तो इसको हम लोग इस तरह से A11 लिखते हैं, यानी पहला स्तंभ दूसरा पंक्ति। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, A11, ठीक है। यहाँ पर एलिमेंट जो 2 है, यह पहला पंक्ति में है और स्तंभ इसका दूसरा है। पहला पंक्ति है और दूसरा स्तंभ है। इसको लिखेंगे A12, यानी पहले पंक्ति बाद में स्तंभ, ठीक है। यहाँ पर 3 है, यह पहला पंक्ति में है और तीसरा स्तंभ है, इसको लिख लेंगे 1 3। इसी तरह से 4 है, तो 4 दूसरे पंक्ति में आ रहा है, दूसरा पंक्ति है और पहला स्तंभ है, तो इसको लिख लेंगे A21। यहाँ पर 5 है, यह दूसरे पंक्ति में भी है और दूसरे स्तंभ में भी है, तो इसको लिखेंगे A22। और जो 6 है, यह दूसरे पंक्ति में है लेकिन स्तंभ कौन सा है, तीसरा है, तो इसको लिख लेंगे A23। इस तरह से हम लोग आव्यूह को डिनोट करते हैं, यानी कि लिखते हैं। आव्यूह को इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। जो पहला आव्यूह होता है इसको A11 लिखते हैं। इसका मतलब हो गया पहला पंक्ति और पहला स्तंभ में। दूसरा अवयव है 2, इसको हम लोग लिखते हैं A12, यानी पहला पंक्ति है और दूसरा स्तंभ है। अवयव 3 जो है, इसको हम लोग लिखते हैं A13, यानी पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ। इसी तरह से इसको लिखते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं आव्यूह के प्रकार। आव्यूह के प्रकार, इससे पहला होता है स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह, कॉलम मैट्रिक्स। स्तंभ आव्यूह में क्या होता है, स्तंभों की संख्या 1 होता है परंतु पंक्तियों की संख्या अनेक हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल में इस तरह से एग्जाम्पल रख सकते हैं 1 2 3 4। यहाँ पर स्तंभ कितना है, 1 है और पंक्तियों की संख्या क्या है, अनेक। यानी कि ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या 1 हो, उसे हम क्या कहेंगे, स्तंभ आव्यूह कहेंगे, ठीक है। ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या कितना हो, 1 हो, उसे हम स्तंभ आव्यूह कहते हैं। दूसरा देख लेते हैं पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह, कॉलम मैट्रिक्स। अगर कोई आव्यूह पंक्ति आव्यूह है तो उसमें पंक्तियों की संख्या क्या होगा, केवल 1 होगा। अगर स्तंभ है तो स्तंभों की संख्या 1 होगा। अगर पंक्ति आव्यूह है तो पंक्तियों की संख्या 1 होगा। एग्जाम्पल 1 2 3 4 5। यहाँ आप देख रहे हैं पंक्तियों की संख्या 1 है। अगर पंक्तियों की संख्या 1 होगा तो वहां पर स्तंभ आव्यूह होगा, वहां पंक्ति आव्यूह होगा, ठीक है। अगर पंक्तियों की संख्या 1 है तो वहां पर पंक्ति आव्यूह होगा, ठीक है। तीसरा है इसमें वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। अब वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं, वर्ग आव्यूह, ठीक है। अगर पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान है, यानी जितने पंक्ति है उतने ही स्तंभ है, तो वहां पर वर्ग आव्यूह होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पंक्तियों और स्तंभों की संख्या क्या है, बराबर है। अगर पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर है, यहाँ पर क्या होगा, वर्ग आव्यूह होगा, ठीक है। चौथा प्रकार देख लेते हैं विकर्ण आव्यूह, ठीक है। विकर्ण आव्यूह, अगर कोई आव्यूह विकर्ण आव्यूह है तो विकर्ण के अवयवों को छोड़कर शेष सभी अवयव क्या होंगे, 0 होंगे। जैसे मान लीजिए एक आव्यूह यहाँ पर है 1 2 3
जीरो 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 जीरो। इसको देखिए, यहाँ क्या हो रहा है, विकर्ण के अवयव को छोड़कर, विकर्ण के जो अवयव है 1 2 3, इसको छोड़कर बाकी जितने भी अवयव हैं उसका मान क्या है, 0 है। ठीक है, अगर अवयव में विकर्ण के अवयव को छोड़कर, विकर्ण के अवयव को छोड़कर शेष सभी अवयव 0 हो तो उसे हम क्या कहेंगे, विकर्ण अवयव कहेंगे। ठीक है, अदिश अवयव 5 नंबर है, अदिश अवयव, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ क्या होता है, अदिश अवयव एक प्रकार क्या होता है, विकर्ण अवयव होता है। अदिश अवयव एक प्रकार क्या होता है, विकर्ण अवयव होता है, लेकिन यहाँ पर जो विकर्ण के अवयव होते हैं वह समान होते हैं। अदिश अवयव एक प्रकार क्या होता है, विकर्ण अवयव होता है, लेकिन यहाँ क्या होते हैं, जो विकर्ण के अवयव होते हैं वह समान होते हैं। जैसे अगर इस तरह से लिखा हो 1 2 2 2 और बाकी अवयव क्या हो, 0 हो, तो इस प्रकार के अवयव को हम क्या कहेंगे, विकर्ण अवयव। ठीक है, अगर विकर्ण अवयव है, अगर विकर्ण अवयव है तो विकर्ण के अवयव को छोड़ सब 0 होगा। ठीक है, अगर विकर्ण अवयव है तो विकर्ण के अवयव को छोड़कर शेष सभी अवयव क्या होंगे, 0 होंगे। ठीक है, अगर अदिश अवयव है तो जो विकर्ण पर अवयव है वह क्या होंगे, समान होंगे, और शेष अवयव क्या होंगे, 0 होंगे। जैसे यहाँ पर छठे प्रकार को देख लेते हैं, तत्समक अवयव किसे कहते हैं, तत्समक, तो तत्समक अवयव। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऐसा अवयव जिसमें क्या हो, विकर्ण के सभी अवयव 1 के बराबर हो, यानी कि अभी एक प्रकार क्या होता है, विकर्ण अवयव होता है। ठीक है, और विकर्ण के सभी अवयव क्या होते हैं, 1 होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक विकर्ण अवयव लिख लेते हैं 1 1 1, विकर्ण अवयव होगा, लेकिन जो भी विकर्ण के अवयव होंगे, विकर्ण के जो भी अवयव होंगे उसका मान क्या होगा, 1 होगा, तो वहां पर क्या होगा, तत्समक अवयव होगा। ठीक है, यानी कि तत्समक अवयव एक प्रकार क्या होता है, विकर्ण अवयव होता है, लेकिन विकर्ण के सभी अवयव का मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, ठीक, छठा है, 7 नंबर इसमें है शून्य अवयव, शून्य अवयव, जीरो मैट्रिक्स, ऐसा अवयव जिसके सभी अवयव क्या हो, 0 हो, शून्य हो। नाम से क्लियर है, शून्य अवयव यानी कि सभी अवयव क्या होंगे, 0 होंगे, तो वहां क्या होगा, शून्य अवयव होगा। ठीक है, सभी अवयव 0 होंगे तो वहां पर शून्य अवयव होता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है 0 0 0 0 0 0 0 0 0, सभी अवयव 0 है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, शून्य अवयव करते हैं। और शून्य अवयव का हमेशा मान क्या होता है, 0 होता है। तत्समक अवयव है तो इसका मान क्या होता है, 1 होता है, और इसको I से व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं समान अवयव किसे कहते हैं। अगर 2 अवयव है A और B, मान लीजिए 2 अवयव A और B है और उनकी कोटि भी समान है, यानी जितने पंक्ति इसमें है उतने पंक्ति उसमें हो, दूसरे में, और स्तंभ भी बराबर हो, तथा संगत अवयव बराबर हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, समान अवयव कहेंगे। जैसे एग्जांपल मान लीजिए इस तरह से एज का दिया हो 1 2 3 4 और बीच का दे दिया हो 1 2 3 4। यहाँ पर दोनों के कोटि कितना है, 2 × 2। ठीक है, कोटि बराबर है। ठीक है, और संगत अवयव बराबर है, 1 1 के बराबर है, 2 2 के बराबर है, 3 3 के बराबर है, 4 4 के बराबर है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, समान अवयव। एक बार और देख लीजिए, ए और बी 2 अवयव है, अगर इसकी कोटि तथा संगत अवयव बराबर हो तो उसे हम क्या कहेंगे, समान अवयव कहेंगे। ठीक है, अब एक्सरसाइज 3.2
3.1 देख लेते हैं। एक्सरसाइज 3.1। आइए एक्सरसाइज 3.1 देख लेते हैं। एक्सरसाइज 3.1, इसमें दिया आरबीयू एज इक्वल टू गिवन एज इक्वल टू, एक हमको आरबीयू दे दिया है, ठीक है, दिया आरबीयू 2 3 √3 5 -2 1 19 5/2 -5 -7 12 और 17, इस तरह से आरबीयू दिया, ठीक है। अब इससे पूछ रहा है अवयव की कोटि, आरबीयू की कोटि। पहला है आरबीयू की कोटि, आरबीयू की कोटि, तो इसको परिभाषित किए हैं। आरबीयू की कोटि किसे कहते हैं, आरबीयू की कोटि किसे कहते हैं, तो यहाँ क्या होता है, पंक्तियों की संख्या गुणे क्या होता है, पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या, स्तंभों, पंक्ति की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या, स्तंभ की संख्या, ठीक है। तो यहाँ देख लेते पंक्ति कितना है, तो एक, पहला पंक्ति, दूसरा, तीसरा, 3 पंक्ति है तो 3 × स्तंभ देख लेते हैं, 1 2 3 4, स्तंभ 4। इसकी कोटि कितना हो गया, 3x4, 3x4 इसका पंक्ति हो गया, कोटि हो गया, ठीक है। कोटि निकालना है तो क्या करना है, पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या, तो पंक्तियों की संख्या यहाँ 3 है, 3 गुणे स्तंभों की संख्या कितना है, 4 है, 3 गुणे 4, यह हो गया कोटि हो गया, ठीक है। इस क्या करें, अवयव की संख्या निकालिए, अवयव की संख्या, ठीक है। अभी इसको बताए, अगर हम पंक्तियों और स्तंभों की संख्या का गुणनफल प्राप्त कर लेते हैं तो वही क्या होता है, अवयव की संख्या होता है। यहाँ पर पंक्तियों की संख्या कितना है, 3 है, और स्तंभों की संख्या कितना है, 4 है। 3 पंक्ति 1 2 3, स्तंभ 4 है, 1 2 3 4, इसका हम गुणनफल प्राप्त करेंगे तो वही क्या हो, अवयव की संख्या हो जाएगा। अब पूछ रहा है अवयव निकालना है, तीसरा क्या है, अवयव A11, ठीक है। इसको डिफाइन किया, A11 में क्या होता है, पहला नंबर में क्या होता है, A11 लिखा है तो पहला पंक्ति लिखा है, दूसरा स्तंभ लिखा है, यानी कि पहला पंक्ति पहला स्तंभ। तो यहाँ देख लेंगे, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, कौन आ रहा है, 2 आ रहा है, पहला पंक्ति और पहला स्तंभ। इस तरह से हमको A11 कितना मिल गया, 2 मिली है, A11 इक्वल टू हो गया 2। इसी तरह से A21 पूछ रहा है कि A21 क्या होगा, तो यहाँ क्या देखना है, A21 2 है, पहले 2 आ रहा है तो हम देख लेंगे पंक्ति दूसरा होगा, और 2 आ रहा है तो पंक्ति 2 होगा और 1, पहले 2 आ रहा है तो पंक्ति 2 और 1, उसके बाद 1 आ रहा है तो स्तंभ। यहाँ पर देख लेते हैं दूसरा पंक्ति इधर है और स्तंभ पहले यहाँ पर, तो कौन सा आ रहा है, 35 आ रहा है, दूसरा पंक्ति है और पहला स्तंभ है तो 35 हो गया। इसी तरह से A33, इसका मतलब क्या होगा, पंक्ति तीसरा है, तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, A33 दिया है तो तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो यहाँ हो गया तीसरा पंक्ति, लास्ट वाला तीसरा पंक्ति हो गया और तीसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ क्या मिल रहा है, -5 हो गया, -5, और लास्ट दिया है 824, इसका मतलब क्या हो गया, दूसरा पंक्ति और चौथा स्तंभ। तो दूसरा पंक्ति यहाँ पर है, यही दूसरा पंक्ति है, स्तंभ कौन सा देखना है, 4 नंबर, क्या मिल रहा है, 12 मिल रहा है। इस तरह से पहला हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। दिया है कि यदि किसी आयु में 24 अवयव है, अवयव की संख्या कितना दिया है, 24, ठीक है।
कह रहे हैं तो इसकी संभव कोटियां ज्ञात कीजिए। हम लोग जानते हैं अयोग्य संख्या बराबर क्या होता है, पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या। इन दोनों का हम गुणनफल प्राप्त करते हैं तो क्या मिलता है, अयोग्य संख्या। जो दिया उसको पहले नोट कर लेते हैं। दिया है आयु की अयोग्य संख्या दिया है, अवयव की संख्या बराबर कितना है 24। ठीक है। अयोग्य संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, तो पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या का जो गुणनफल होता है वही होता है क्या, अयोग्य संख्या। तो यहाँ पे लिख लेंगे पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों व स्तंभों की संख्या का गुणनफल। इस पर कितना हो गया 24। अयोग्य संख्या बराबर क्या होता है, पंक्तियों और स्तंभों का गुणनफल। पंक्तियों और स्तंभों की संख्या का क्या होता है, गुणनफल करा लेते हैं तो हमको क्या मिलता है, अयोग्य संख्या मिलता है। जबकि कोट लिखना है तो कोट कैसे लिखते हैं, इसका केवल हम गुणांक लिखते हैं, गुणा कर लेते हैं ना, मल्टीप्लाई लिखते हैं, गुणा नहीं कराते, गुणनफल नहीं प्राप्त करते, केवल इसका हम गुणन लिख लेते हैं। तो इस तरह से इसका गुणन लिखना है तो हो जाएगा आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि बराबर क्या होगा, स्तंभों की संख्या, नहीं पंक्तियों की संख्या, पंक्ति की संख्या गुणे क्या होता है, स्तंभ की संख्या। जो 24 दिया है, गुणनफल दिया है, इसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे, दो भाग में फैक्टर कर लेंगे, दो भाग में इसको तोड़ लेंगे। तो यहाँ पर 24 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 + 24, मल्टीप्लाई करेंगे कितना और 24 होगा। इसको एक और इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 × 4, मल्टीप्लाई करेंगे कितना और 2 × 12 होगा, सॉरी 12 मल्टीप्लाई करेंगे 24 होगा। 3 × 6, 3 × 4, 3 × 8, ठीक है, 3 × 8 24 होगा। 4 × 6 कितना होगा 24, ठीक है। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं इसको 6 × 4, और आगे इस तरह से बढ़ते जाएंगे तो हो जाएगा 8 × 3, 2 × कितना होगा 2 × और इस तरह से हम लिख लेंगे 12 × 2 और 24 × 1। यानी कि जैसे जो गुणनफल दिया है, अयोग्य जो संख्या दिया है, इसको हम क्या करें, फैक्टराइज करें, दो भागों में बांट देते हैं, यानी कि पंक्ति और स्तंभ के रूप में लिख देते हैं। तो यही क्या होगा, कोटि होगा। और यहाँ संभव कोटि कितना हो रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, संभव कोटियों की संख्या कितना हो रही है, 8 हो रही है, ठीक है। इसी में आगे दिया है, यदि इसमें 13 अयोग्य हो तो कोटि क्या होगा, अयोग्य संख्या अगर 13 हो तो कोटि क्या होगा, देख लीजिए। कह रहा है अयोग्य संख्या, अयोग्य की संख्या कितना दिया है 13, ठीक है। तो संभव कोटि पूछ रहा है तो लिख लेते संभव कोटि। अयोग्य संख्या बराबर क्या होता है, पंक्तियों और स्तंभों की संख्या का गुणनफल होता है। जब कोटि कैसे लिखते हैं, तो इसमें क्या होता है, पंक्तियों और स्तंभों का गुणन होता है, ठीक है, गुणनफल नहीं तो केवल गुणन होता है। तो जो यहाँ 13 दिया है, इसका हम क्या करेंगे, गुणन के रूप में इसको हम क्या करें, लिख लेंगे, यानी दो भाग में इसको बांट लेंगे। जैसे यहाँ पर लिखे हैं पंक्ति और स्तंभ के रूप में, तो 13 को लिख सकते हैं 1 × 13 और 13 × 1, यानी कि यहाँ पर संभव कोटियों की संख्या कितना हो रहा है, केवल 2 हो रहा है। इसी तरह से हम लोग जो 3rd नंबर है क्वेश्चन, उसको भी क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक 2 × 2, 2 × 2 मीन्स क्या होगा, पंक्तियों की संख्या भी 2 होगा, स्तंभों की संख्या भी क्या होगा 2 होगा। एक अवयव A = AIJ की रचना कीजिए।
इसके लिए अवयव निम्नलिखित प्रकार से हैं। पहला दिया है आव्यूह की रचना करना है और आव्यूह किस प्रकार का हो, 2x2 का आव्यूह का प्रकार होना चाहिए 2x2। ठीक है, और यहाँ पे a इक्वल टू दे दिया है a इक्वल टू aij 2x2। इसका मतलब क्या होता है कि पंक्तियों की संख्या भी 2 होगा और स्तंभों की संख्या भी क्या होगा, 2 पंक्ति होगा और 2 स्तंभ होगा। तो इसको हम लिख लेते हैं इस तरह से, 2 पंक्ति यानी A11 A12 A21 A22। ठीक है, ये हो गया। इस 4 में पहला जो सवाल है 1 नंबर, उसमें दिया है aij इक्वल टू i प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2। ठीक है, इसकी सहायता से हम लोग क्या करेंगे, A11 A12 A21 इस सभी का मान ज्ञात करेंगे और लाकर इसमें पुट कर देंगे तो हमको अभिष्ट मैट्रिक्स मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए A11 कैसे प्राप्त करेंगे, यहाँ पर 1 1 होना चाहिए। यहाँ पर 1 1 का स्थान कितना है, i और j है, तो i और j का स्थान पर एक एक रखेंगे तो हमको A11 मिलेगा। यहाँ पर लिख लेते हैं A11 इक्वल टू i और j का स्थान एक रखना है, 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2, 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 में 2 से भाग देंगे तो 2, 4 बाई 2 इक्वल टू 2। एक बार और देख लेते हैं, i और j का स्थान क्या है, 1 1 है, यानी कि i और j के स्थान पर 1 1 पुट कर लेंगे इसमें। तो यहाँ पर 1 1 रखे हैं, तो यहाँ पर 1 1 रखे हैं, 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 में 2 से भाग दें 2। इसी तरह से A12 यहाँ पर देखिए इसको, यहाँ पर i और j के स्थान कितना दिया, 1 2 दिया है, तो इसमें i और j के स्थान पर 1 2 पुट करेंगे तो देखिए यहाँ क्या होगा, 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 2। इसको ऐड करेंगे तो 1 प्लस 2 इक्वल टू 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 बाई 2। ठीक है, सेम इसी तरह से हम लोग A21 प्राप्त कर लेंगे। यहाँ पर A21 देख रहे हैं तो i के स्थान पर 2 है और j के स्थान पर 1 है, तो इसमें i और j के स्थान पर 1 2 1 रख लेंगे तो हो गया 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2, 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 बाई कितना हो गया, 2 हो गया। एंड लास्ट है A22 यानी कि i और j दोनों के स्थान कितना है, 2 2 है, इसे पुट कर लेते हैं तो 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 2, 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर 16, तो इतना 16/2 डिवाइड करेंगे तो आ गया 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो यह वैल्यू निकला है A11 A12 A21 A22 उसको किस में पुट करेंगे, समीकरण 1 में पुट कर लेंगे, समीकरण 1 से मान से पुट करेंगे तो मिल जाएगा हमको A11 कितना है, 2 है, तो हो गया 2, A12 9/2 है तो 9/2, और यहाँ पर A21 9/2 है, इसका भी मान उतना ही है, इसको पुट कर लेते हैं, और लास्ट कितना है A22 8 है, तो इसको पुट कर, इस प्रकार से हम अभिष्ट आव्यूह प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।